अगर दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है पूछा जाए तो उठ कर आएगा इलॉन मस्क या जेफ बेजोस का नाम। और अगर एशिया में सबसे अमीर आदमी कौन है पूछा जाए तो एक शब्द में उठकर आएगा मुकेश अंबानी का नाम। 15,000 रुपये का रिलायंस को उन्होंने पहुंचा दिया है 18 लाख करोड़ में। साल 2012 में रिलायंस कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का लिस्ट फॉर्चून 500 में टॉप 100 कंपनी के बीच में थे रेवेन्यू के हिसाब से। लेकिन उनका अमीर बनने के पीछे हाथ है एक धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने जीरो से हीरो होकर बनाया है साम्राज्य का पहाड़। बन गए हैं पॉलिस्टर प्रिंस, एक 9 क्लास फेल आदमी एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया और बन गया है एशिया का सबसे अमीर। नमस्कार, मैं प्रसेनजीत देवनाथ। आज बात करेंगे सबसे चर्चित बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और रिलायंस के जन्मदाता धीरूभाई अंबानी के बारे में। मेरा पिछला सारा वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल बात करेंगे धीरूभाई अंबानी के बारे में और आखिर में जानेंगे उनका सिखाया गया वो मंत्र जिसके राह चल के मुकेश अंबानी आज दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन के बीच में शामिल है। अरब सागर के पास में है गुजरात का चौड़वाड़ गाँव। उसी गाँव में हीरा चांद का दूसरे संतान धीराज लाल का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1932 में। गाँव के आदमी धीराज लाल को पुकारते थे धीरू भाई बोलकर। उनका जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका पिता थे एक साधारण गाँव का स्कूल टीचर। छोटा से ही उन्होंने देखते थे उनका फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, इसलिए अमीर बनने का सपना धीरूभाई छोटा से ही देखते थे, पर गरीबी के वजह से पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए। इसके बीच में उनका पिता बीमार होने के कारण माध्यमिक के बाद पढ़ाई को भी अलविदा कहने के लिए मजबूर हुए थे धीरूभाई। हिंदू और जैनों का पवित्र तीर्थ स्थान गिरनार पर्वत के पास तीर्थ यात्रियों के पास चाय और पकौड़े बेचना शुरू किए थे धीरूभाई। सैटरडे संडे के दिन वहां से कमाते थे थोड़ा सा पैसा। धीरूभाई के चचेरा भाई भाग्य बदलने के लिए चले गए थे पश्चिम एशिया का ब्रिटिश कॉलोनी और बंदर शहर ईडेन में, जो अभी ईमेन का पार्ट है। 1948 में भाई के पास चले गए थे 16 साल का धीरूभाई। वहाँ पे एक कंपनी में 300 रुपया तनख्वाह में क्लार्क का काम में ज्वाइन किए थे धीरूभाई। ऑफिस के काम के बीच में सीनियर वर्कर से धीरूभाई जानना चालू किए थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। उनके कंपनी शेल संस्था एक तेल शोधशाला का देखभाल करता था। कुछ साल के अंदर धीरूभाई बन गए थे तेल के डिपो का सेल्स मैनेजर। सैलरी महीना में 1100 रुपया। बिजनेस के लिए धीरूभाई को बात करना पड़ता था ईडेन में आए हुए बहुत सारा कंट्री के बायर के साथ। अपना मेहनत से धीरूभाई सीख लिए थे इंग्लिश और अरबी लैंग्वेज। उस समय कंपनी के स्टाफ को 25 पैसे में एक कप चाय मिलता था, लेकिन धीरूभाई चाय पीने के लिए जाते थे एक पार्टिकुलर रेस्टोरेंट में। यहाँ पे चाय का प्राइस 1 रुपया, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में आते थे देश विदेश का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन और बहुत सारा कंपनी का एजेंट। उन लोगों के साथ खुद जाकर बात करके धीरूभाई जान लेते थे सब बिजनेस का फॉर्मूला। उस समय इंफॉर्मेशन और एजुकेशन उतना सस्ता था नहीं और धीरूभाई खुद भी पढ़ा लिखा नहीं थे। आजकल तो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन इतना सस्ता है, यूट्यूब में फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है, फिर भी बच्चे दिन भर कुछ भी देखते रहते हैं। तो उस टाइम बड़ा बड़ा बिजनेसमैन खुद आकर बात तो करेगा नहीं, धीरूभाई अपने से जाकर बात करके सीख लेते थे बिजनेस। और यहाँ से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती भी बनाई जो आगे जाकर उनको बिजनेस में बहुत मदद किया। मात्र 23 साल की उम्र में ही कोकिला बहन से शादी कर लिए थे धीरूभाई। उसके बाद ईडेन में घर बसाए। 19 अप्रैल 1957 में जन्म हुआ था धीरूभाई का पहली संतान मुकेश का, जिनको आज हम लोग दुनिया का एक अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं। उनके जन्म का कुछ दिन बाद ही ईडेन में शुरू हुआ था आजादी की लड़ाई। 1958 में लगभग खाली हाथ में भारत लौट कर आए थे धीरूभाई। शर्म के मारे अपने गांव में भी नहीं जा पाए। परिवार लेकर उठे थे दक्षिण मुंबई के भुवनेश्वर शहर में एक रूम का एक फ्लैट में। मुंबई में आकर चचेरा भाई के साथ बिजनेस स्टार्ट किए थे धीरूभाई। अपना आखिरी 15,000 रुपए लगा दिए थे बिजनेस में। ईडेन से लाते थे पॉलिएस्टर के धागा और भारत से ईडेन में भेजते थे मसाला। दक्षिण मुंबई में धीरूभाई के ऑफिस के अंदर 3 चेयर, एक टेबल, एक टेलीफोन और 2 आदमी के साथ यात्रा शुरू हुआ था रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन का। इंटरनेशनल मार्केट में भारत का मसाला और इंडियन मार्केट में पॉलिएस्टर धागे के डिमांड के कारण फल फूल रहा था धीरूभाई का बिजनेस। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ते रहता है धीरूभाई का, लेकिन इतना मेहनत के बाद भी परिवार को टाइम देते थे धीरूभाई। परिवार के साथ घूमने जाते थे। उसके साथ साथ बच्चों के अंदर भी लड़ाई करने का साहस तैयार करने का प्रयास करते थे। अगर छोटा बच्चा कुछ मांगता था
तो धीरू भाई बोलते थे पहले मेरे साथ वॉक करके घर चलो, फिर मिलेगा तुम्हारा सामान। हर बार नया काम देते थे। उन्होंने बच्चों को सिखाते थे कड़ी मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। एक बार धीरू भाई ने बच्चा मुकेश को 1 रुपया दिया और बोला मुझे शाम तक 100 रुपया रिटर्न में चाहिए। उन्होंने मुकेश का बिजनेस करने का कैपेसिटी परखना चाहते थे और मुकेश का बिजनेस करने का तरीका देखना चाहते थे। और कोई बच्चा होता तो 1 रुपया से लॉजेंस खरीद के खा लेता, लेकिन ये मुकेश अंबानी थे। उन्होंने भी कहा हार मानने वाले थे। उन्होंने उस 1 रुपया से कुछ बैलून खरीदा और उसमें हवा भरे और पास में एक मेले में जाके उस बैलून को बेचना चालू किया। तो धीरू भाई अंबानी के बेटे बैलून बेच रहा है, ये देख के बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया। लोगों ने छोटा बच्चा मुकेश अंबानी से बैलून खरीदा और कुछ लोगों ने उनको टिप्स भी दिए। मुकेश ने उस पैसे से और बैलून खरीदा। शाम आते आते मुकेश ने धीरू भाई को 100 रुपया रिटर्न ही नहीं दिया, उन्होंने उसमें से प्रॉफिट भी कमाया। तब धीरू भाई समझ चुके थे मुकेश ने बिजनेस में बहुत आगे जाएगा। हर दिन शाम को 7 से 7:30 बजे धीरू भाई ने बच्चों को लेकर बैठते थे और उनसे उस दिन का पॉलिटिकल न्यूज, बिजनेस न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज पूछते थे, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस चलाने के लिए अपडेट रहना जरूरी है और काम के बीच उनको टाइम नहीं मिलता था। और उन्होंने बच्चों के अंदर एक बिजनेस माइंडसेट भी डालना चाहते थे। इसी तरह उन्होंने उस दिन का अपडेट भी जान लेते थे और बच्चों को तैयार भी कर रहे थे। यहाँ पे ही एक आम आदमी और बिजनेसमैन के बीच फर्क होता है। तैयारी घर से होना चाहिए। आपका बच्चे ही हो सकता है कुछ गलत चीजों में टाइम बर्बाद कर रहा है, तो उन लोगों को एक सही गाइडेंस देना चाहिए और उन लोगों का माइंडसेट तैयार करना चाहिए। 1964 में धीरू भाई और उनका बिजनेस पार्टनर चंपकलाल के बीच आइडियोलॉजी का डिफरेंस पैदा होता है। बिजनेस में चंपकलाल रिस्क लेना नहीं चाहते थे और धीरू भाई मानते थे रिस्क के बिना बिजनेस बड़ा करना पॉसिबल नहीं है। 1965 में दोनों अलग हो गए। 1966 में यात्रा शुरू होता है धीरू भाई का रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का। गुजरात के नारदा में धीरू भाई ने बनाया पॉलिस्टर धागा तैयार करने का मिल। महीने के बाद महीने मिल में पड़े रहते थे धीरू भाई। एम्प्लॉय के साथ बना लिए थे पर्सनल रिलेशन, साथी बन गए थे उन लोगों का सुख दुख का। यहाँ तक कि खाना भी खाते थे एम्प्लॉय के साथ। इसलिए एम्प्लॉय भी मेहनत से धीरू भाई का प्यार वापस करते थे। उसका अगले साल ही अच्छा क्वालिटी का पॉलिस्टर धागा बाजार में लाते हैं धीरू भाई, लेकिन उसे खरीदने के लायक बायर नहीं था मार्केट में। लोकल बिजनेसमैन के पास खुद जाकर धागा बेचना चालू किए थे ढीठ धीरू भाई, वो भी बाजार से कम रेट में। वर्ल्ड बैंक का विजिटर आया था नारदा मिल देखने के लिए। उन लोग बोला था धीरू भाई का पॉलिस्टर धागा वर्ल्ड क्लास है। उसके बाद और पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा धीरू भाई को। उनका पॉलिएस्टर धागा मार्केट कैप्चर कर लिया था। उस टाइम बॉम्बे डाइम एक बड़ा कपड़े का ब्रांड था। धीरू भाई चाहते थे बॉम्बे डाइम धागा उनसे खरीदे, लेकिन लुसनी बढ़िया ने बोला तुमको बिजनेस नहीं देंगे। धीरू भाई ने बोला था मैं इतना बड़ा बनूंगा बॉम्बे डाइम खुद चल के मेरे पास आएगा, और हुआ वही। रिलायंस जब मार्केट कैप्चर कर लिया तब बॉम्बे डाइम उनके पास से पॉलिस्टर धागा लेता था। एक बार ये चीज रतन टाटा ने भी फोर्ड के साथ किया था। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो पता होगा। 1973 का ऑटो में धीरू भाई ने कंपनी का नाम बदल के रख लिए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी का टोटल एसेट तब पहुंच गया था 20 करोड़ में। धीरे धीरे करके ग्रो करने में भी धीरू भाई खुश नहीं थे। उनका सपना था और बड़ा, इसलिए चाहिए थे ज्यादा पैसा। इसलिए बैंक लोन लेने का प्रयास करते हैं धीरू भाई, लेकिन बैंक इनकार कर दिया। उसके बाद ही धीरू भाई लिए थे एक भाग्य बदलने वाला फैसला। उस टाइम शेयर बाजार थे अमीरों के पास, दूर में थे मिडिल क्लास। 1975 में रिलायंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी घोषित कर दिए थे धीरू भाई। 1977 में बाजार में छोड़े थे 28 लाख शेयर। ज्यादातर शेयर खरीद लिया था मिडिल क्लास। बाजार से धीरू भाई उठा लिए थे 14 करोड़। अच्छा प्रॉफिट भी देना चालू कर दिए थे शेयर होल्डर को। एक टाइम शेयर बाजार का सूरज बन गए थे धीरू भाई अंबानी, और रिलायंस सोने के अंडा देने वाला कंपनी। युग के साथ ताल मिलाकर चलना जानते थे धीरू भाई, इसलिए 1973 में रिलायंस का अपना ब्रांड लेकर आए थे, बीमॉल। बड़ा भाई रमानिक लाल के बेटे के नाम से ब्रांड का नाम रखे थे। उस टाइम धीरू भाई का मार्केटिंग पॉलिसी था जबरदस्त। एडवर्टाइजिंग के काम में लगाए थे उस टाइम के बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर और मॉडल को। उस टाइम भारत में शोर मचा दिया था 2 शब्द, ओनली बीमॉल। फ्रेंचाइजी खोलने के टाइम धीरू भाई बोलते थे अगर लॉस हुआ तो मेरा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो बांट लेंगे। गांव गांव में भी ब्रांड को लेकर गए। उस टाइम धीरू भाई का नाम हो जाता है पॉलिएस्टर की। 1981 में बड़ा बेटे मुकेश को बिजनेस का हाल संभालने के लिए दिए थे महाराष्ट्र का पातालगंगा फैक्ट्री का भार। 1980 में उन्होंने पातालगंगा में पॉलिएस्टर धागा तैयार करने का एक फैक्ट्री लगाया। एक बार पातालगंगा नदी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि उनका पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। धीरू भाई के बेटे मुकेश तब प्रोजेक्ट देख रहे थे, तब इस
इस प्रोजेक्ट में दूसरी कंपनी ड्यूफॉर्म भी काम कर रही थी। ड्यूफॉर्म के इंजीनियर्स ने हिसाब लगाया कंपनी को दोबारा चालू करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। मुकेश ने ड्यूफॉर्म के बातों को धीरूभाई तक पहुंचा दिया। धीरूभाई ने कहा, ड्यूफॉर्म के बोरा बिस्तर बांधो, हम 14 दिन में दोबारा प्लांट चालू करेंगे। और ऐसा हुआ भी। 13वीं दिन प्लांट को दोबारा चालू के हालत में पहुंचा दिया गया। बानिये का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग दोनों थे धीरूभाई के पास। 18 मार्च 1982 में कुछ ऐसा हुआ जिसने धीरूभाई को शेयर मार्केट का मसीहा बना दिया। कोलकाता के कुछ शेयर दलालों ने रिलायंस का शेयर गिराना शुरू कर दिया। स्टॉक की भाषा में इन लोगों को बेयर्स यानी भालू कहा जाता है। इन लोग शेयर के प्राइस गिराकर दोबारा शेयर खरीद के मुनाफा कमाते हैं, और इसके उलट जिन लोग शेयर खरीद के शेयर का दाम बढ़ाते हैं और उसी शेयर को ऊंची प्राइस में बेचकर मुनाफा कमाते हैं, उन लोगों को बुल्स यानी बैल कहा जाता है। इसलिए भारत की स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक बुल लगा हुआ है। तो बियर्स का प्लान था रिलायंस के शेयरों को नीचे गिराया जाए, और ऐसा करने के लिए उन लोगों ने वायदा कारोबार का इस्तेमाल करने वाले थे। वायदा कारोबार क्या होता है? यानी सिर्फ जुबानी खरीद फरोख्त होगी। वायदा कारोबार में दलालों के पास शेयर नहीं होते, वो बस वायदा करते हैं उस दिनों में शेयर बेच देंगे और उस दिनों में शेयर वापस खरीद लेंगे। इसमें एक नियम ये भी होता है, अगर नियत समय में भुगतान में देरी होगी तो 50 रुपया प्रति शेयर देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप के साथ भी यही हुआ। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापा और उसके बाद से अदानी ग्रुप का शेयर गिरते चले गए। उसी दिन भी यही हुआ। स्टॉक मार्केट खुलते ही रिलायंस का 131 रुपए का शेयर गिरकर 121 रुपए में आ गया। दलालों का उम्मीद था कोई भी बड़ा निवेशक इस डूबती हुई शेयर में अपना हाथ नहीं जलाएगा, जिसके चलते रिलायंस के निवेशक के बीच भागदौड़ मचेगी और शेयर गिरता चला जाएगा, क्योंकि लोग शेयर बेचने लगेंगे। एक नियम ये भी था, कंपनी खुद अपने शेयर नहीं खरीद सकती, इसलिए रिलायंस का डूबना तय था। धीरूभाई को जैसे ही शेयर गिरने की खबर लगी, उन्होंने तुरंत बुल दलालों से संपर्क कर लिया और बुल्स मार्केट में कूद गए और यहाँ से शुरू हुआ रस्साकसी। एक तरफ कलकत्ता में बैठे हुए बेयर्स शेयर बेच रहे थे और बुल्स उसे खरीद भी रहे थे। इस तनातनी का नतीजा ये हुआ, दिन के आखिर में शेयर के प्राइस 125 रुपया में जाके रुक गया। अगले दिन भी ये चलता रहा। धीरूभाई को इस गेम में जीतना नहीं था, उन्हें बस ये निश्चित करना था उनके शेयर ज्यादा डूबे नहीं, क्योंकि शेयर अगर बेयर्स के हिसाब से गिरता नहीं तो हफ्ते के एंड तक उन्हें वायदे के अनुसार शेयर के दाम चुकाना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों के भीतर बुल्स ने धड़ाधड़ शेयर खरीदे और चंद दिनों के अंदर रिलायंस का 11 लाख शेयर बिक गया और इनमें से 8.5 लाख के करीब अंबानी के दलालों ने खरीद ली। जब तक खेल खत्म हुआ, फ्राइडे आ चुका था। कलकत्ता में बैठे दलालों के होश उड़ने लगे, क्योंकि उनकी उम्मीद थी उन्होंने 131 में बेचा हुआ शेयर कई कम दाम में खरीद लेंगे। लेकिन शुक्रवार तक शेयर की कीमत चली गई 131 से ऊपर, जिसका मतलब ये था अब शेयर चुकाने के लिए बेयर्स को कई ऊंची दाम पर शेयर खरीदने पड़ते, और अगर वो शेयर नहीं चुकाते तो उन्हें प्रति शेयर में 50 रुपया चुकाना भी पड़ता। बेयर्स ने बुल से समय मांग लिया, लेकिन उन्होंने कर दिया इनकार। शेयर मार्केट के अधिकारियों ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बुल्स तैयार नहीं हुए। धीरूभाई बेयर्स को अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। अगले 3 दिन रिलायंस का शेयर जिस भी दाम में उपलब्ध था उन्हें खरीद लिया गया। बाजार में शेयर मार्केट 3 दिनों तक खुलते ही बंद हो गया। रिलायंस के निवेशकों ने खूब मुनाफा लूटा। 10 मई 1982 तक रिलायंस का शेयर आसमान छूने लगा। धीरूभाई अंबानी स्टॉक मार्केट के बन गए मसीहा और रिलायंस टेक्सटाइल सोने के अंडा देने वाली कंपनी। उस टाइम लाइसेंस राज का दौर था, जहाँ पे टाटा बिरला जैसे प्लेयर लाइसेंस निकालने में सफल नहीं होते थे, वहाँ पे धीरूभाई आसानी से लाइसेंस निकाल लेते थे। धीरूभाई खिलाड़ी थे। इस बात पे खुद धीरूभाई बोलते हैं, अगर मेरा काम निकालवाने के लिए किसी व्यक्ति को मुझे दोबारा सलाम करना पड़े तो मैं दोबारा सोचूंगा नहीं। 1983 में बिजनेस में लेकर आए छोटा बेटे अनिल को, उनको दिया नारदा प्लांट का भार। 1985 के अंदर रिलायंस का संपद हो जाता है पहाड़ समान, पहुंच जाता है 1000 करोड़ में। 1986 में स्टॉक में पैरालाइज हो जाता है धीरूभाई का दाहिना हाथ। उस साल ही धीरूभाई ने पार्टनर कर लिए थे बेटे मुकेश और अनिल को। दोनों बेटे के पास धीरे धीरे छोड़ना चालू किए कंपनी का भार, लेकिन मुकेश के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि मुकेश धीरूभाई के जैसा ठंडा दिमाग और चतुर था। धीरूभाई शरीर का इस हालत में भी अटेंड करते थे कंपनी का हर मीटिंग। 24 जून 2002 में फिर से स्ट्रोक आया था। एडमिट किया गया था मुंबई का ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। 6 जुलाई 2002 में 69 साल की उम्र में अलविदा कह के चले गए थे। एक समय का
का सबसे चर्चित इंडस्ट्रियलिस्ट धीरूभाई अंबानी। ईडेन में इकट्ठा किया हुआ 15,000 रुपया को उन्होंने पहुंचा दिया है 65,000 करोड़ रुपए में। उन्होंने मुकेश और अनिल को कहते थे मौका आएगा ही, उस मौके को कोई और छीनने से पहले तुम छीन लो। चलने के टाइम बाधा आएगा, पत्थर उठा के ढील मारते मारते मत जाना, समय बर्बाद होगा। एक बात याद रखना, सक्सेस के लिए पैसे का जरूरत नहीं है, जरूरत है रिस्क लेने का मानसिकता की। अपने सपनों को खुद पूरा करो, नहीं तो और कोई तुम्हें हायर करके अपने मंजिल में पहुंच जाएगा। उनके हर बात फॉलो किया है मुकेश अंबानी ने, और धीरूभाई का फॉर्मूला से ही उन्होंने 15,000 रुपए का रिलायंस को पहुंचा दिया है 18 लाख करोड़ में। कोई भी बड़ा कंपनी चलाने के लिए अच्छा लीडरशिप बड़ा जरूरत है, नहीं तो टाइटैनिक भी अनसिंकेबल था। जब टाइटैनिक को बनाया गया तो इंजीनियरों ने बोला ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, फिर भी आइसबर्ग के साथ टकरा के डूब गया। धीरूभाई के मरने के बाद 2016 में भारत सरकार की तरफ से उनको पद्म विभूषण दिया गया, उनका ट्रेड और इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के कारण। 2017 में रिलायंस के 2.5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे। आप जानेंगे धीरूभाई की वो कई बातें जिसका राह चल के उनके बेटे मुकेश अंबानी ने पाई है असीम सक्सेस। धीरूभाई कहते थे इफ यू वर्क विद डिटर्मिनेशन एंड परफेक्शन सक्सेस विल फॉलो, यानी अगर तुम लगन और सटीकता से काम करो तो सक्सेस तुम्हारा पीछे पीछे आएगा। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं इंसान को लगन और निष्ठा से काम करते रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध में पार्थ वासुदेव से कहते हैं हे वासुदेव, अगर ये सूरज और 15 मिनट रुक जाए तो महादेव की कसम मैं ये युद्ध आज ही खत्म कर दूंगा। इसके उत्तर में वासुदेव कहते हैं हे पार्थ, युद्ध करना तुम्हारे हाथ में है, तुम बस कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तुम मुझ पे छोड़ दो। दूसरी बात, परस्यू योर गोल इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज एंड कन्वर्ट एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज, यानी मुश्किल समय में भी अपना लक्ष्य के तरफ बढ़ो और आए हुए मुश्किल में भी मौका ढूंढ लो। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, उन्होंने बल्ब बनाने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुआ, तो उन्होंने बोला मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैं हजारों तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनता है, और फिर जाके उन्होंने बल्ब बनाया और अंधेरा दूर किया। धीरूभाई कहते हैं मीटिंग द डेडलाइन इज गुड इनफ बट बीटिंग द डेडलाइन इज माई एक्सपेक्टेशन, यानी कल करे जो आज कर, आज करे जो अभी कर। चैलेंज द नेगेटिव फोर्सेस विथ होप, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड कॉन्विक्शन। आई बिलीव दैट एम्बिशन एंड इनिशिएटिव विल अल्टीमेटली ट्रम्प, यानी हर नेगेटिव फोर्स को चैलेंज करो, आखिर में जीत तुम्हारी होगी। इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ब्रूस ली भी कहते हैं मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 मार्शल आर्ट के पैतरा जानते हैं, लेकिन मैं उससे जरूर डरता हूँ जिन्होंने एक ही मूव्स को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया और उसको अपना लिया। धीरूभाई ये भी कहते हैं बिटवीन माई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देयर इज वन थिंग कॉमन फैक्टर, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर ग्रोथ, यानी मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक चीज कॉमन फैक्टर है, वो है रिलेशनशिप और ट्रस्ट, और यही हम लोगों का ग्रोथ का फाउंडेशन है। इसी तरह आपका और हमारे बीच रिलेशन है ट्रस्ट का, विश्वास का, प्यार का। हमने भी कसम खाई है इसी तरह एजुकेशनल, इंस्पायरिंग और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और हिंदुस्तान के हर घर में एजुकेशन बांटने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों का हर कमेंट में पढ़ता हूँ, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हर बार इसी चैनल में वापस आने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से धन्यवाद।